हेलो दोस्तों, मैं नारायण महेश्वरी सोनी एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। लास्ट की क्लास में हमने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा, महात्मा गांधी के जीवन के बारे में पढ़ा, कैसे महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका की यात्रा पर जाते हैं दादा अब्दुल्ला के कहने पर, वहाँ पर उनके केस की पैरवी करते हैं। वहाँ भारतीय जन समुदाय की स्थिति को देखकर जो है गांधी जी बहुत आहत होते हैं। गांधी जी जो है उनकी मनोदशा देखकर, उनकी दुर्दशा देखकर गांधी जी ने वहाँ पर सत्याग्रह की शुरुआत की 1906 में। फिर आपने देखा वहाँ पर जो है गांधी जी ने कुछ आश्रम की स्थापना की, जिसमें हमने बताया कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना की 1904 में। फिर 1910 में लियो टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की या आश्रम की स्थापना की। और वो जो आश्रम की स्थापना की तो उनके जो जर्मन मित्र थे हरमन कालेनबेक की सहायता से उन्होंने जो है यानी कि दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में 1910 में उन्होंने जो है यानी कि एक आश्रम की स्थापना की। आश्रम की स्थापना करने के बाद में 9 जनवरी 1915 को, जी हाँ मेरे दोस्तों, 9 जनवरी 1915 को 1915 को महात्मा गांधी कहाँ आते हैं? महात्मा गांधी भारत आते हैं। कहाँ आते हैं? भारत आते हैं। और जब ये भारत आए तो कहाँ? SS सुदीव नामक जहाज से आए। कौन से जहाज से? कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। SS सुदीव नामक जहाज से जो है ये भारत आते हैं। तो जहाज कौन सा होता है? SS सुदीव। तो SS सुदीव नामक जहाज से आते हैं। कहां पर आते हैं? मुंबई के अपोलो बंदरगाह में। तो मुंबई के जो अपोलो बंदरगाह होता है वहां पर ये आते हैं, अपोलो बंदरगाह। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मुंबई के अपोलो बंदरगाह में ये जो है यहां पर लैंड करते हैं, यहां पर उतरते हैं। और यही मैंने आपको बताया कि 9 जनवरी 1915 को भारत सरकार अप्रवासी भारतीय दिवस जो आज हम मनाते हैं वो गांधी जी के आगमन के उपलक्ष्य में भारत सरकार मनाती है अप्रवासी भारतीय दिवस, जो हमारे हर साल आयोजित होता है। भारत में भी आयोजित होता है ये अप्रवासी भारतीय दिवस, और भारत के बाहर भी अप्रवासी भारतीय दिवस जो है मनाया जाता है। तो फिर हमने बात की कि देखिए दोस्तों, यहाँ से जो है ये प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा है। कहाँ चल रहा है? प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा है। प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा है। प्रथम विश्व युद्ध जो है बेसिकली 1914, 28 जुलाई 1914 को, यानी कि 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। 28 जुलाई 1914 को ये प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। तो दोस्तों यहाँ प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था और यहाँ जो है वैश्विक उथल पुथल का माहौल चल रहा था। यूरोप महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, हम कह सकते हैं अमेरिका जो है अब जो है युद्ध में जो है एक दूसरे के, हम कह सकते हैं युद्ध में संलग्न थे, ये युद्ध में लिप्त थे। पूरा का पूरा यूरोप जो है युद्ध के मैदान में बदल गया था और एशिया जो है युद्ध के मैदान में बदल गया था। और ना चाहते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका भी जो है युद्ध में 1917 में भाग लेता है। तो आप देखिए कि अभी युद्ध का माहौल है, वैश्विक जो है उथल पुथल का माहौल है, ठीक है, राजनीतिक उथल पुथल का माहौल चल रहा है। इस समय में गांधी जी का प्रवेश भारत में होता है। तो गांधी जी का प्रवेश जो है मैंने कहा आपको 21 वर्षों बाद होता है। 21 वर्षों बाद, यानी कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी कितने वर्ष निभाए? तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में 21 साल काम किया। जी हाँ मेरे दोस्तों, 21 साल काम जो है गांधी जी ने यहां पर किया। अब जब गांधी जी यहां आते हैं तो गांधी जी 1917 में साबरमती में, ठीक है, आश्रम की स्थापना करते हैं। साबरमती में आश्रम की स्थापना करते हैं। और ये साबरमती का आश्रम जो है 1917 में जो है गांधी जी ने स्थापना की। अहमदाबाद जिले, यानी गुजरात का अहमदाबाद जिला है, उसमें साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो जो जिला है वो कौन सा है? वो है अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद हम सब जानते हैं। अहमदाबाद कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात। मैं जी लिख रहा हूं, इसका मतलब है गुजरात। ठीक है दोस्तों, तो 1917 में साबरमती आश्रम में जो है
बेसिकली गांधी जी ने अपना निवास स्थान बनाया। यहाँ पर देश विदेश के जो लोग इनसे मिलने के लिए आते थे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में, जी हाँ मेरे दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की ख्याति थी जो पूरे जो है संसार में फैल चुकी थी। गांधी जी जो है हम कह सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं संसार में इनका जो है नाम रोशन हो गया था, ठीक है। तो इन्होंने अपना आश्रम कहाँ बनाया? 1917 में साबरमती में इन्होंने अपना आश्रम बनाया, ठीक है दोस्तों। तो अब जब आप देख रहे हो गांधी जी रिलेटेड, मैं आपको बता रहा हूं 1924 में गांधी जी, ठीक है, 1924 में गांधी जी जो है, यानी कि 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी जिसको हम कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको हम कांग्रेस कहते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, इनके अध्यक्ष के रूप में चुने गए। और अध्यक्ष ये कहां पर बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं बेलगांव अधिवेशन। तो बेलगांव अधिवेशन जो है उस पे जो है ये अध्यक्ष के तौर पर चुने जाते हैं। ये एकमात्र अधिवेशन, जिसमें एकमात्र और पहला और अंतिम अधिवेशन जिसमें गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव कहां है? कर्नाटक। कहां पर है? कर्नाटक में है, ठीक है। तो कर्नाटक में जो है बेलगांव है, वहां पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1924 में। और इस साल जो है कांग्रेस ने जो है गांधी को क्या चुना? अध्यक्ष के तौर पर चुना। ये गांधी जी अपने राजनीतिक काल में पहली बार कांग्रेस के और अंतिम बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि गांधी जी जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो आपका आंसर अब होगा, गांधी जी जो है कांग्रेस के जो है बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और बेलगांव जो है, आपसे पूछ लिया जाए बेलगांव जो है वर्तमान में कहां है? तो बेलगांव वर्तमान में, जी हां मेरे दोस्तों, कर्नाटक में है। हमारा जो कर्नाटक राज्य है उसमें बेलगांव है। और इसी जगह पर 1924 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन होता है और कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी करते हैं। और ये गांधी जी द्वारा किया गया पहला और अंतिम अध्यक्षता के रूप में जो है कांग्रेस में शामिल हुए, अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस में शामिल हुए और इन्होंने अध्यक्षता ग्रहण की। अब हम बात करते हैं कि अब गांधी जी जो है 1917, क्योंकि हमको 1919 तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से लेकर 1947 का जो हमारा दौर है उसको समझने के लिए हमको जो है गांधी जी का 1917 का चंपारण आंदोलन जो है, यानी कि गांधी द्वारा 3 जो है आंदोलन किए गए, चंपारण आंदोलन, ठीक है, आंदोलन, ठीक है, 1917, खेड़ा, अहमदाबाद, मील मजदूर आंदोलन, मील मजदूर आंदोलन, 1918, और एक हमारा जो है खेड़ा आंदोलन, ठीक है, खेड़ा आंदोलन। तो आप देख रहे हो तीनों जो आंदोलन है, जी हां मेरे दोस्तों, तीनों आंदोलन गुजरात में होते हैं 1918, ये भी ठीक है। तो चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, ये एक तरह के हम कह सकते हैं कृषक आंदोलन थे। क्या थे? कृषक आंदोलन, कृषक आंदोलन, क्या थे? कृषक आंदोलन, ठीक है। तो ये कृषि से रिलेटेड आंदोलन थे, इसलिए ये कृषक आंदोलन थे। तो आप देखिए 1915 में जब गांधी भारत में आते हैं, ठीक है, तो 1915 में जब गांधी भारत में आते हैं तो 1916 में गांधी जी जो है वो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लेते हैं। देखो, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी भाग लेते हैं। कौन से अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन। 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन होता है, लखनऊ का अधिवेशन, ठीक है। कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में होता है। तो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब होता है दोस्तों मेरे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेस जो गठन होता है वो बेसिकली होता है
1885 ईस्वी में होता है। और हर साल अपने गठन के बाद में कांग्रेस हर साल यानी कि हर वर्ष जो कांग्रेस अधिवेशन करती थी और किसी जो है यानी कि हम कह सकते हैं विशेष परिस्थितियों में कांग्रेस जो है विशेष अधिवेशन भी बुलाती थी। तो मेरे कहने का मतलब, जी हां मेरे दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है विशेष अधिवेशन से मतलब यह है मेरा कि कभी कभी जो है समय स्थिति परिस्थिति को देखते हुए, विशेष परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस जो है साल में जो है कभी कभी विशेष अधिवेशन भी बुलाती थी, पर वार्षिक अधिवेशन तो होना ही होना था। साल में एक बार अधिवेशन तो क्या है, निश्चित है, होना है, ठीक है। और जो है यदि कोई जो है समय स्थिति परिस्थिति ऐसी है, नाजुक है, ठीक है, थोड़ी जो है राजनीतिक उथल पुथल ज्यादा चल रही है, समय की मांग कुछ और है, तो कांग्रेस जो है कुछ विशेष अधिवेशन भी बुलाती है, जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। अभी हम बात करते हैं लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, जिसकी अध्यक्षता यानी कि अंबिका चरण मजूमदार, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करते हैं, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। अंबिका चरण मजूमदार यानी कि कांग्रेस की इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं और इस अधिवेशन में गांधी जी सम्मिलित होते हैं। तो गांधी जी क्या आते हैं, इसमें भाग लेते हैं। तो गांधी क्या लगते हैं, इसमें गांधी जो है भाग लेते हैं इसी अधिवेशन में, ठीक है। तो यहां गांधी जो है भाग लेते हैं। तो इसी दौरान जो है एक व्यक्ति राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी से मिलता है। तो राजकुमार शुक्ल जो है इसी अधिवेशन से, राजकुमार शुक्ल, ठीक है, इसका नाम याद रखना, राजकुमार शुक्ल, ठीक है, ये गांधी जी से मिलता है और चंपारण की स्थिति के बारे में बताते हैं और चंपारण की स्थिति से गांधी को अवगत करवाते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये राजकुमार शुक्ल जो है वहां के जो है किसान थे और ये थोड़े से हम कह सकते हैं धनी किसान थे और जो है ये चंपारण की स्थिति से गांधी को अवगत करवाते हैं, ठीक है। और ये गांधी जी से आग्रह करते हैं कि आप चंपारण का मुद्दा जो है अंग्रेजों के सामने उठाइए, क्योंकि यहां पर जो है अंग्रेज सरकार द्वारा जो है, ब्रिटिश सरकार द्वारा यानी ज्यादती की जा रही है और जो है किसानों का शोषण किया जा रहा है और नील खेती के नाम पर जो है, नील की खेती के नाम पर शोषण किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, नील की खेती ये क्या थी, इसके बारे में मैं बताता हूं आपको। जैसे नील की खेती, ठीक है, नील की खेती यहां किसानों, चंपारण जो है यानी कि ये चंपारण जो है ये कहां पर है, तो चंपारण हम कह सकते हैं, चंपारण जो है बेसिकली चंपारण है आज का बिहार का एक जिला है चंपारण। यहां पर जो है नील की खेती से वहां के किसान परेशान थे। तो अब इसमें क्या था, बेसिकली इसमें यह था कि ये जो लोग थे, ठीक है, अंग्रेज जो लोग थे वो किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर चुके थे, किसानों के साथ एक एग्रीमेंट कर चुके थे, एक अनुबंध कर चुके थे। इस अनुबंध में क्या था, इस अनुबंध में दोस्तों ये था कि आपको 3/20 भाग पर आपकी जो हम कह सकते हैं कि उपजाऊ भूमि में यानी अपनी कृषिजन्य जो भूमि है, उसी कृषिजन्य भूमि पर आपको जो है 3/20 भाग पर आपको क्या उगानी पड़ेगी, नील उगानी पड़ेगी, ठीक है, नील उगानी पड़ेगी, ये जरूरी था। 3 नील की खेती करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ेगी। और इसी प्रथा को क्या बोला गया, इस प्रथा को बोला गया तिनकठिया प्रथा। क्या बोला गया, तिनकठिया प्रथा। तिनकठिया प्रथा का मतलब होता है कि एक कट्ठे में, मैं फिर समझा रहा हूं आपको, एक कट्ठे में या एक हम कह सकते हैं कि एक जो हमारा जो हेक्टर होता है या 1 एकड़ होता है, 1 एकड़ में जो है आपको ये समझिए 1 एकड़ में 20 कट्ठे होते थे, 20 कट्ठे, ठीक है, 20 कट्ठे होते थे। तो 1 एकड़ में 20 कट्ठे और इन 20 कट्टों में से 3 कट्टों पर आपको क्या करनी पड़ेगी, 3 कट्टों पर नील की जो है खेती करना अनिवार्य था। ऐसा अनुबंध जो है वहां के जो हम कह सकते हैं कि
अंग्रेजों के जो मालिक थे, या हम कह सकते हैं कि वहां जो अंग्रेजी जो शासन था और अंग्रेजी शासन के अधीन जो यहाँ के जो कर्ता धर्ता थे, उन्होंने किसानों के साथ में एग्रीमेंट कर रखा था। ठीक है, जब ये एग्रीमेंट कर रखा था तो किसानों को जो है इसकी जो है उपज का यानी कि हम कह सकते हैं मुनाफा नहीं मिलता था, और ये जो है इनको करना अनिवार्य था। तो हम कह रहे हैं कि आपको जो है खेती करनी अनिवार्य है, खेती करनी जरूरी है, यानी कि 3 कट्ठों पर आपको जो है खेती करनी। कट्ठे यानी कि हम कह सकते हैं लोकल जो है, यानी कि हम कह सकते हैं कि लोकल जो वहां का जो गुजरात की जो ये एरिया है, सॉरी बिहार की जो एरिया है, यहां पर भूमि की एक इकाई को बोलते हैं कट्ठा, 1 कट्ठा, और 20 कट्ठा मतलब यानी कि 1 एकड़। तो इन यानी कि 1 एकड़ में 3 कट्ठे जो है, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, 3 कट्ठे नील की खेती करनी पड़ेगी। ये अनिवार्य था, ये जो है जरूरी था। अब इसके लिए किसान को जो है मुनाफा नहीं मिलता था, और किसान की जो हम कह सकते हैं जो मेहनत थी वो बेकार में जा रही थी। ठीक है, तो किसान इससे तंग आ चुके थे, किसान इस अनुबंध से जो है अपने आप को शोषित मानने लग गए थे, तो किसान इससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। आज ही हाँ दोस्तों, इसमें एक और चीज है जो ध्यान रखनी है। अब इस प्रथा में आप क्या कर रहे हो, इस प्रथा में जो है आप जो है नील की जो किस भाव में आप नील बेचोगे वो भी आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। ये जो बगान के जो मालिक होते थे, नील बगान के जो मालिक होते थे, वो ही डिसाइड करते थे कि हम जो है या हम आपसे कितने रुपए में नील खरीदेंगे। तो कहने का मतलब है कि आप जो है दर निर्धारित नहीं कर सकते हो। मेरा सामान, ठीक है, मैं कोई चीज जो है उगा रहा हूं और उसके भाव मैं ही निर्धारित नहीं कर रहा हूं, तो सोचो आपको कैसा लगेगा। ठीक है, आप शोषित फील नहीं करोगे, आप जो है पीड़ित जो है कहीं ना कहीं अपने आप को पीड़ित नहीं मानोगे। तो ऐसा ही किसान जो है अपने आप को पीड़ित मान रहा था, कहीं ना कहीं अपने आप को शोषित मान रहा था कि एक तो मैं वो जो चीजें उगा रहा हूं और उस चीज की दर भी जो है मैं तय नहीं कर पा रहा हूं, वो वही जो है दर तय करेगा जो मुझसे खरीद रहा है। तो इससे ज्यादा नुकसान किसी व्यक्ति को क्या हो सकता है। तो हमारे जो किसान भाई थे, वो किसान भाई जो है इस प्रथा से कहीं ना कहीं जो है तंग आ चुके थे। तो दर भी कौन निर्धारित करते थे, दर निर्धारित करते थे वहां के, हम कह सकते हैं दर निर्धारित कौन करते थे दोस्तों, तो दर निर्धारित जो है बगान मालिक करते थे, बगान मालिक। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि ये जो 3 कट्ठिया प्रथा थी, इससे कहीं ना कहीं किसान दुखी था। अब जो किसान जो है इस प्रथा से दूर जाना चाहता था, तो ये क्या करते थे, ये भारी लगान की मांग करते थे। क्या मांग करते थे कि हम आपको, चलो आपका अनुबंध, अगर अनुबंध से हटना चाहते हो, कॉन्ट्रैक्ट से हटना चाहते हो, एग्रीमेंट से हटना चाहते हो, तो आप हमको जो है लगान दीजिए। और वो लगान जो था वो बढ़ा चढ़ा कर लगान बोलते थे, वो किसानों के लिए अनुकूल नहीं था। तो वो इस अनुबंध से हटाने के लिए किस चीज की मांग करते थे, अनुबंध से हटने के लिए आपको एक बड़े लगान जो है, बड़ा लगान देना पड़ता था। ठीक है, इस प्रथा से, जी हां मेरे दोस्तों, इस प्रथा से जो है किसान दुखी हो चुके थे। और इसी बात को लेकर राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी से जो है मिलते हैं, लखनऊ में मिलते हैं, चंपारण आने का आग्रह करते हैं। तो गांधी जी ने एक बार तो इनको मना कर दिया कि अभी जो है मैं नहीं आ सकता। ठीक है, पर ये जो है थोड़े जिद्दी किस्म के थे, तो इन्होंने गांधी जी का जो है बार बार गांधी जी से आग्रह किया कि नहीं, आप चलकर जो है हमारा ये मुद्दा जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने उठाइए। ठीक है, तो गांधी जी जब बार बार आग्रह किया गया, तो गांधी जी जो है इनके साथ चलने के लिए तैयार होते हैं। जब गांधी जी कलकत्ता की यात्रा करते हैं, तब ये बीच में जो है चंपारण बिहार रुकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है गांधी जी की मुलाकात जिन व्यक्तियों से होती है, ठीक है, यहां इस क्षेत्र में बड़े बड़े उस समय के वकील थे, उन वकीलों से मुलाकात होती है। तो आपका ये क्वेश्चन बनता है कि इस आंदोलन के दौरान गांधी जी की जो है किससे मुलाकात होती है। तो इस आंदोलन के दौरान गांधी जी की मुलाकात जो होती है, मुलाकात वो होती है राजेंद्र प्रसाद से होती है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, और हम कह सकते हैं
सभा द्वारा चुने जाने वाला पहला अध्यक्ष, ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद जी से होती है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी के बाद में जो है इनकी जो मुलाकात होती है जेबी कृपलानी, ठीक है। जेबी कृपलानी वही व्यक्ति है जब 1947 में भारत आजाद हो रहा था, तो 1947 के कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में ये चुने जाते हैं। जेबी कृपलानी जो है वो 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। जैसे 1924 में महात्मा गांधी चुने जाते हैं, वैसे ही 1947 में जब भारत आजाद हो रहा था तो जेबी कृपलानी क्या थे, अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे, ठीक है, कांग्रेस के। इसके बाद में आप जब बात करते हैं महादेव देसाई, ठीक है। महादेव देसाई भी दोस्तों, जी हाँ मेरे दोस्तों, महादेव देसाई जो है गांधी जी के निजी सचिव थे। इनकी भी मुलाकात चंपारण आंदोलन के समय जो है गांधी जी से होती है पहली बार, ठीक है। और एक जो बृज किशोर, ठीक है, इनका भी नाम आता है बृज किशोर, इनसे जो है गांधी जी की मुलाकात होती है इसी आंदोलन के दौरान, ठीक है। तो बृज किशोर जी से मुलाकात होती है, महादेव देसाई से मुलाकात होती है। जेबी कृपलानी, इनकी पत्नी थी सुचेता कृपलानी, और ये क्या थी, ये जो है यानी स्वतंत्रता के बाद में किसी जो है हम कह सकते हैं किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी, और वो प्रथम महिला जो है मुख्यमंत्री थी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, इनकी ही पत्नी थी, और वो यूपी की मुख्यमंत्री बनती है, ठीक है दोस्तों। तो महादेव देसाई, बृज किशोर और राजेंद्र प्रसाद। तो आपसे अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि राजेंद्र प्रसाद की मुलाकात गांधी जी की प्रथम बार किस आंदोलन के दौरान होती है, तो जी हाँ मेरे दोस्तों, हमारा आंसर होगा कि चंपारण आंदोलन के दौरान होती है। अब वहां का जो मजिस्ट्रेट था, ठीक है, वो गांधी जी की ख्याति तो उन्होंने सुन रखी थी, तो जैसे ही गांधी जी जो है चंपारण में पहुंचते हैं तो वहां का जो मजिस्ट्रेट था तो उन्होंने जो है गांधी जी को आने के लिए रोक लगा दी, ठीक है, कि गांधी जी अब जो है चंपारण में प्रवेश नहीं कर सकते। गांधी जी ने कहा देखो अब आपने कह दिया तो मैं जरूर प्रवेश करूंगा, नहीं तो शायद नहीं आता, ठीक है, पर अब आपने जब कह दिया तो मैं तो आऊंगा, किसानों की मांगे उठाऊंगा, ठीक है। तो गांधी जी जबरन प्रवेश करते हैं और गांधी जी पर जो है यानी कि गांधी जी को गिरफ्तार भी किया जाता है, पर लोग जो है स्टेशन के और जो है पुलिस स्टेशन के बाहर जो है धरना प्रदर्शन करते हैं, तो गांधी जी को रिहा कर दिया गया, ठीक है। तो गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया गया, चंपारण आंदोलन में किया गया। तो गांधी जी द्वारा पहली बार सत्याग्रह का, गांधी जी द्वारा प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग, प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग किया गया, सत्याग्रह का प्रयोग, ठीक है, भारत में गांधी जी द्वारा प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग भारत में किया गया, ठीक है। तो ऐसे तो सत्याग्रह का प्रयोग प्रथम बार गांधी जी का जो किया गया वो कहां गया, अफ्रीका में किया गया, पर भारत में प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग तो गांधी जी द्वारा भारत में, अगर आपसे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाओ तो यहां मैं लिख देता हूं भारत में, ठीक है, भारत में प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग किया गया, ठीक है मेरे दोस्तों। तो प्रथम बार सत्याग्रह प्रयोग कहां किया गया, भारत में किया गया, ठीक है। किस आंदोलन में, चंपारण आंदोलन। अब यहां पर गांधी जी ने क्या किया दोस्तों, गांधी जी ने यहां पर जो है अवज्ञा की, ठीक है। तो अवज्ञा की इसका मतलब है कि वहां के जो है अथॉरिटी ने गांधी जी को क्या बोला, आप जो है चंपारण में प्रवेश नहीं कर सकते हो। गांधी जी ने प्रवेश किया तो अवज्ञा की, तो प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन बोला जाता है। गांधी जी द्वारा भारत में प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया ये, तो ये प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रथम गांधी जी के द्वारा किया गया, ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीजें आपको जो है एग्जाम में पूछी जाती हैं, जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। अब जो है गांधी जी द्वारा जब इस आंदोलन को लीड किया गया, गांधी जी ने जो है किसानों की स्थिति को देखा, समझा। देखिए गांधी जी ने देखा किसान वर्ग जो है शोषित है, जो बगान जो मालिक हैं, इन बगान मालिकों से जो है किसान वर्ग शोषित है। नील क्या था, नील मैं आपको बताऊं कि नील एक रंजक के रूप में काम आता था, जो कपड़ों में डाई की जाती थी। ये एक रंजक था और इस रंजक से कपड़ों में जो है कलर दिया जाता था। तो जैसे मान लीजिए
लीजिए आपने घर में भी देखा है, हमने अपने घरों में देखा है कि अभी तो नहीं, कुछ साल पहले अगर आप बात करते हो तो अगर आप अपने घरों में देखोगे तो नील की एक जो है हमारे घर में पुड़िया मिलती है, डब्बा मिलता था जिसमें सफेद कपड़ों में जो है कलर दिया जाता था ताकि जो है गंदगी नहीं दिखे। ठीक है, तो इसकी जो है यूरोप में बहुत मांग थी। ठीक है, यूरोप में बहुत मांग थी, तो ये भारत में जो है इसको यानी कि मकान, ये जो बगान जो मालिक थे, इन बगान मालिकों को लगा कि ये जो है एक अच्छा व्यापार है। इन्होंने जो है भारत में, बंगाल के बाद में अगर कहीं नील की खेती होती थी तो वो बिहार में होती थी। ठीक है, और बिहार में जबरन इनसे खेती करवाई जाती थी। फिर आप देखोगे कि बाद में जो ये रंजक था, इसका सिंथेटिक वर्जन बन जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं केमिकल कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, यानी ये सिंथेटिक, बिना उगाए सिंथेटिक रूप से ये जो है ये प्रयोगशाला में बन जाता है। तो धीरे धीरे इसकी मार्केट में डिमांड कम हो जाती है और जो है नील की खेती जो है हमेशा हमेशा के लिए इतिहास बन जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां पर जो है इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका परिणाम ये हुआ दोस्तों, एक कमेटी का गठन किया जाता है। क्या गठन किया जाता है? कमेटी का गठन किया जाता है। जब कमेटी का गठन किया जाता है तो इस कमेटी में गांधी जी ने कहा भाई हमको भी सदस्य बनाओ। ऐसे तो नहीं है कि कमेटी में क्या क्या काम हो रहे हैं, क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो और तुम्हारी क्या जो है कार्य प्रणाली है उसको मैं समझना चाहता हूं, तो इसलिए मुझे भी मेंबर बनाओ। तो गांधी जी इस कमेटी के सदस्य बनते हैं। ठीक है, गांधी जी क्या बनते हैं? गांधी जी इस कमेटी के सदस्य बनते हैं। गांधी क्या बनते हैं? सदस्य बनते हैं। गांधी सदस्य बनते हैं। सदस्य बनते तो गांधी जी दो मांग करते हैं कि तिनकटिया प्रथा बंद की जाए। ठीक है, तिनकटिया प्रथा बंद की जाए। और दूसरा गांधी ये कहते हैं कि हर्जाना दिया जाए। कितना? हर्जाना दिया जाए। ठीक है, तो हर्जाना जो है किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना भी आपको भरना पड़ेगा, ये गांधी जी ने कहा था। ठीक है, तो गांधी जी की दो मांग इन्होंने कमेटी में रख दी कि ये हमारी मांग है, इसको पूरा करूं और करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, नहीं तो मैं आ गया हूं, बिना कहे आया हूं। ठीक है, आपने तो मुझे खूब रोका फिर भी मैं आ गया हूं, अब मैं लेके मानूंगा। ठीक है, और गांधी जी की मांग जो थी वो गांधी जी की पूरी होती है। तो तिनकटिया प्रथा और हर्जाना जो है, अब कितना हर्जाना दिया जाए दोस्तों? ठीक है, तो 25% हर्जाना जो है किसानों को दिया गया। कितना? 25%। तो 25% किसानों को हर्जाना दिया गया और जो है तिनकटिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अब किसान जो है मुक्त थे अनुबंधन से, वो अपनी इच्छा पर नील की खेती कर सकते थे और उनकी इच्छा नहीं है तो वो नील की खेती के लिए बाध्य नहीं थे। तो ये गांधी जी की एक बड़ी सफलता भारत में जो है गांधी जी को मिलती है। यानी कि गांधी जी को जो ये सफलता मिलती है भारत में, वो बहुत बड़ी सफलता के रूप में गांधी जी को जो है चंपारण आंदोलन में मिलती है। और चंपारण आंदोलन ही गांधी जी की जो है पूरी जो है हम कह सकते हैं व्यक्तित्व को ही भारत में अलग से जो है प्रस्तुत करते हैं, भारत में एक अलग व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत होते हैं गांधी जी। ठीक है, और एक अलग व्यक्तित्व के रूप में जो है लोगों के सामने आते हैं। तो अब जो लोगों धीरे धीरे गांधी जी जनमानस में पॉपुलर होने लग गए, जनमानस में गांधी जी की वाह होने लग गई थी, गांधी की ख्याति जो है आसपास के क्षेत्र में फैलने लग गई थी। तो यहां से जो है चंपारण आंदोलन से जो है गांधी का भारत में राजनीतिक करियर की शुरुआत होती है। तो यहां से राजनीतिक जो हम कह सकते हैं करियर की जो है शुरुआत, राजनीतिक कार्यों की शुरुआत भारत में जो है चंपारण आंदोलन से होती है। जब चंपारण आंदोलन से जब शुरुआत होती है तो इस आंदोलन की सफलता के बाद में, जी हां मेरे दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि इस चंपारण आंदोलन की सफलता के बाद में हमारे जो कविवर रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो बड़े हर्षोल्लास से जो है गांधी जी को एक उपाधि देते हैं और गांधी जी की इस कार्य प्रणाली से बड़े जो है वो आश्चर्यचकित होते हैं और गांधी जी को महात्मा की उपाधि देते हैं। तो किस आंदोलन के बाद में गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिलती है? तो चंपारण आंदोलन के बाद में, यानी कि इसकी सफलता के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने
गांधी को महात्मा की उपाधि दी, गांधी को महात्मा की उपाधि दी। जी हाँ मेरे दोस्तों की गांधी जी से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि प्रदान की। एक बार मैं आपको बता देता हूं हमने क्या पढ़ा। हमने जो पढ़ा है वो हमने ये पढ़ा कि 9 जनवरी 1915 में भारत में आते हैं। भारत में आने के बाद में प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। 28 जुलाई 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है तो 1917 में गांधी जी ने साबरमती में आश्रम स्थापित किया। ठीक है मेरे दोस्तों, साबरमती में जब आश्रम स्थापित किया तो साबरमती आश्रम कहां है, कौन से जिले में, अहमदाबाद जिले में है, गुजरात के। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसको आपको ठीक करना है। ठीक है, बहुत साधारण है, बहुत सिंपल है, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने को बहुत हंसते खेलते हुए हमको जो है चीजें जो है कवर करनी है। 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गांधी जी क्या बने, अध्यक्ष बने। किसके, बेलगांव अधिवेशन के। कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के, बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं। तो बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं गांधी जी। और कर्नाटक में, कर्नाटक बेलगांव कहां है, कर्नाटक में है। फिर मैंने आपको बताया कि जो है गांधी जी, यानी कि हम कह सकते हैं गांधी जी जो है लखनऊ अधिवेशन में जो है लखनऊ अधिवेशन में भाग लेते हैं। गांधी जी किस में भाग लेते हैं, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लेते हैं। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। तो इससे जो है लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी का मिलन किससे होता है, गांधी जी का मिलन होता है राजकुमार शुक्ल से होता है। तो गांधी जी का मिलन राजकुमार शुक्ल से होता है। और इन्हीं राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण जाते हैं। चंपारण में जैसे मैंने आपको बताया तिनकटिया प्रथा से है, किसानों का शोषण होता है। ये तिनकटिया प्रथा क्या थी, नील की खेती से संबंधित थी, जिसमें आपको जो है एक यानी 20 कट्टों का 1 एकड़, और उस एकड़ में से जो आपको 3 कट्ठे जो है वो नील की खेती करनी पड़ती थी। तो ये अनिवार्य था और ये जरूरी था, किसान इसके लिए बाध्य थे। जब किसान इसके लिए बाध्य थे, किसान अनुबंधन में थे, या हम कह सकते हैं अनुबंध था किसानों का और जो बगान मालिक थे इनके बीच में एक अनुबंध हो रखा था, एक एग्रीमेंट साइन हो रखा था। और इस एग्रीमेंट के तहत उनको ये काम करना पड़ रहा था, जिसके लिए उनको मुनाफा नहीं था। ठीक है, किसानों को इससे हानि हो रही थी, किसानों का इससे शोषण हो रहा था। ठीक है, इसका जो है ये जो दर्द था, इसी दर्द को राजकुमार शुक्ल ने गांधी के सामने उठाया। गांधी जी इनके आग्रह करने पर जो है यहां पर आते हैं और चंपारण आते हैं। तो गांधी जी की जो मुलाकात होती है तो इन महानुभावों से होती है। ये जो है अपने अपने क्षेत्र के विद्वान व्यक्ति थे। तो राजेंद्र प्रसाद जी से मुलाकात होती है, जेबी कृपलानी जी से मुलाकात होती है, महादेव देसाई जी से मुलाकात होती है, ब्रज किशोर जी से मुलाकात होती है। और अब जो है हमने बात की कि गांधी द्वारा भारत में प्रथम बार सत्याग्रह प्रयोग किया गया, इसी आंदोलन में प्रयोग किया गया। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसी आंदोलन में प्रयोग किया गया, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्योंकि मैंने आपको बताया गांधी जी ने जो है आज्ञा के विरुद्ध जाकर प्रवेश लिया। ठीक है, आज्ञा क्या थी, आपको आना नहीं है पर हम तो आएंगे। गांधी जी ने कहा अब आपने मना कर दिया तो हम तो अब आएंगे। तो गांधी जी ने जबरन प्रवेश लिया, और जब जबरन प्रवेश लिया तो ये क्या हो गया, आज्ञा का उल्लंघन हुआ। और आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो मेरे दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया। तो भारत में ये प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में दर्ज है। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए कमेटी का गठन किया गया। अब गांधी जी तो नहीं रुके, तो कमेटी का गठन किया। गांधी ने कहा कमेटी में आप ही नहीं बैठ सकते हो, हमको भी प्रतिनिधित्व चाहिए इस कमेटी में, क्योंकि हमारे लिए कानून बन रहा है, हमारे लिए जो है निर्णय हो रहा है, हमारे लिए जो डिसीजन आ रहा है इसमें हम भी तो प्रतिनिधित्व करें अपना। तो गांधी जी ने प्रतिनिधित्व दिया अपना। ठीक है, और गांधी को कमेटी में डाल लिया गया। जब गांधी जी को कमेटी में डाल लिया, गांधी जी ने 2 मांग उठा ली कि भाई साहब ये तिनकटिया प्रथा समाप्त की जाए। ठीक है, पहली। दूसरा कि ये हर्जाना हमको चाहिए 25%, जो शोषण किया है तो हर्जाना तय हुआ 25% दिया जाएगा। तो गांधी जी की ये भारत में प्रथम सफलता थी और इसी से जो है अभिभूत होकर, ठीक है,
और इसी से जो है हम कैसे प्रभावित होकर, किसने, जी हां मेरे दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की क्या उपाधि दी गांधी को? महात्मा की उपाधि दी थी। तो ये हमने पढ़ा चंपारण आंदोलन। इसका निष्कर्ष पढ़ा हमने कि निष्कर्ष ये हुआ कि ये प्रथा खत्म हुई और हर्जाना भी किसानों को दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं गांधी द्वारा चलाया गया दूसरा आंदोलन। ठीक है दोस्तों, तो गांधी द्वारा चलाया गया दूसरा आंदोलन क्या था? अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन 1918। अब इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं, क्या बैकग्राउंड था इसका। तो इसका बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है, जब भी जाकर आपको चीजें समझ में आएगी। रटने की जरूरत नहीं है, मेरी क्लास में कुछ भी चीज रटने की आपको जरूरत नहीं है। हमको समझते हुए चीजों का फैक्ट ध्यान रखने हैं। अगर आप समझोगे चीजों को तो हम फैक्ट थोड़ा आसानी से जो है ध्यान रख पाएंगे। यदि सिर्फ आप फैक्ट ही फैक्ट रटोगे और फैक्ट ही फैक्ट याद करने बैठ जाओगे और समझ में नहीं आएगा, तो वो बहुत दिनों तक आपके साथ नहीं चल सकता है। और बहुत दिनों तक जो चीज आपके साथ नहीं चल सकती है वो आपकी सफलता में भागीदारी नहीं निभा सकती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो सफलता में भागीदारी निभाने के लिए किसी भी चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो पहले हम इसका जो है इसकी कहानी को समझते हैं कि क्या कहानी थी। तो आओ कहानी को देखते हैं कि अहमदाबाद जो है, जी हाँ मेरे दोस्तों, अहमदाबाद एक व्यापारिक क्षेत्र रहा था, व्यापारिक क्षेत्र रहा। ठीक है, ये शुरुआत से एक व्यापारिक क्षेत्र रहा, अंग्रेजों के टाइम में एक मुख्य व्यापारिक क्षेत्र बन गया था। कैसे बन गया? क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी, काली मिट्टी, या हम कह सकते हैं सौराष्ट्र और गुजरात वाला जो इलाका है, यहाँ पर काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी आपको पता है कपास के लिए जो है अनुकूल होती है। जब कपास के लिए अनुकूल होती है तो यहाँ पर जो है बहुत सारा कपास उगाया जाता था। और यहाँ पर क्या डली? कपास की फैक्ट्रियां डली। क्या डली? कपास के कारखाने। ठीक है, कपास के कारखाने जो है लगे। ठीक है, बहुत सारी मात्रा में कपास के कारखाने लगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो कपास के कारखाने लगे। तो कपास के कारखाने लगे तो अन्य जो है गतिविधियां, या कहीं भी जो है कारखाना लगेगा दोस्तों, तो कहीं भी कारखाना लगेगा तो वहां पर अलग अलग गतिविधियां, हम कह सकते हैं कि अलग अलग जो है व्यापार वाणिज्य और भी उससे जो है रिलेटेड जो जितने भी और भी जो है हम कह सकते हैं वाणिज्य व्यापार होते हैं वो क्या होंगे? फल फूलेंगे। तो यहां पर भी जो है अन्य जो है वाणिज्य व्यापार फल फूला कपास की फैक्ट्रियों के चक्कर में। ठीक है, तो कपास की फैक्ट्रियां खुली, यहां पर कपास की फैक्ट्रियां खुली। तो दोस्तों यहां पर जो है हम कह सकते हैं कि इस समय एक बीमारी चल रही थी। 1917 में ये बीमारी फैली। ठीक है, उसका नाम था प्लेग। ठीक है, ये प्लेग बीमारी फैलती है। प्लेग बहुत ही भयानक बीमारी। ठीक है, और ये बीमारी जो है आज का कोरोना, ठीक है, उस समय का प्लेग। ठीक है, ये बात ध्यान से रखो आप, क्योंकि प्लेग अपने समय की एक बहुत भयंकर बीमारी थी। करोड़ों लोग जो है इसमें मारे जाते थे प्लेग से। ठीक है, तो प्लेग का इतिहास अगर आप पढ़ोगे तो एक दर्द भरा इतिहास है प्लेग का। ठीक है, मानव जाति पर प्लेग ने जब जब प्रहार किया है तो मानव सभ्यता को जीर्ण शीर्ण कर दिया है। तो यही जो है प्लेग इस समय 1917 में फैला था। ठीक है, तो 1917 में प्लेग फैला था। तो आप समझो कि यहां पर जो जितने भी मजदूर भाई थे, ठीक है, हमारे जो मजदूर भाई थे, तो प्लेग फैला तो मजदूर भाई ने कहा कि हम काम नहीं करेंगे, अब हम अपने घर जा रहे हैं। ठीक है, हम अपने घर जा रहे हैं, हम यहाँ काम नहीं करेंगे। अब बिना मजदूर काम कौन करे फैक्ट्रियों में? ठीक है, तो बिना मजदूर काम कौन करे फैक्ट्रियों में? तो फैक्ट्रियों के जो जितने भी मालिक थे ये आपस में जुड़े होते हैं, इनका एसोसिएशन होता है। ठीक है, इनका अपना ग्रुप होता है, इनका अपना समूह होता है। हर इंडस्ट्री का, हर उद्योग का जो है अपना अपना समूह होता है। तो इनके जो यहां पर जो जितने भी कारखाने थे, कारखानों के मालिकों का जो समूह था, इन्होंने आपस में जो है बात की। तो इन्होंने बात की तो इन्होंने कहा कि हम आपको सैलरी भी देंगे और साथ में क्या देंगे?
बोनस देंगे। क्या देंगे? बोनस भी देंगे, यहां रोकने के लिए आपको क्या देंगे? बोनस देंगे। ठीक है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो किसान जो मजदूर भाई थे हमारे, तो उन्होंने कहा चलो बोनस मिलेगा तो हम यहां पर रुक जाएंगे, तो वो यहां पर रुक रहे थे। अब 1918 में 1 साल तक तो मामला ठीक चलता रहा, इनको जो है बोनस मिलता रहा, बोनस मिलता रहा, तो ये यहां पर जो है चुपचाप अपना काम कर रहे थे। अब 1918 में क्या हुआ दोस्तों कि 1918 में, ठीक है, यानी कि 1918 में जो है 1918 में, ठीक है, 1918 में मकान मालिक जो थे, ठीक है, सॉरी, ये कारखानों के जो मालिक थे, उन कारखानों के मालिकों ने जो क्या किया, इनके साथ इनको जो है वेतन के साथ वेतन देना बंद कर दिया। और ये घटना होती है टेक्सटाइल मिल में होती है। किसमें? टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल मिल में होती है। टेक्सटाइल मिल यानी कहने का मतलब है कपड़ा बनाने की फैक्ट्री में। तो कपड़ा बनाने की फैक्ट्री में घटना होती है कि इनको जो है सैलरी के साथ बोनस देना भी बंद कर दिया। तो किसान भाई जो है हमारे, जो ये किसान भाई और हमारे जो ये मजदूर वर्ग थे, ठीक है, ये मजदूर वर्गों ने जो है, हम कह सकते हैं कि यहां पर जो है आंदोलन चालू कर दिया कि हमको जो है बोनस चाहिए और हमारी सैलरी तो चाहिए, हमको बोनस चाहिए। ठीक है, इन्होंने जो है बोनस की मांग की कितनी? 50%। कितने? कि हमें 50% बोनस चाहिए। और टेक्सटाइल वालों ने क्या बोला कि हम चलो आपको ठीक है 20% बोनस देंगे। कितने देंगे? 20% बोनस देंगे। तो यहां पर किसान, ये जो हमारे मजदूर भाई थे, इन मजदूर भाई ने आंदोलन कर दिया। ठीक है, तो बोनस को लेकर आंदोलन होता है, मैं आपको समझाऊंगा, फिर मैं आपको लिख के बताऊंगा कि ये बोनस को लेकर आंदोलन होता है। तो मजदूरों की मांग क्या थी? मजदूरों की मांग जो थी वो थी 50%। ठीक है, और जो ये कारखाना जो मालिक थे, कारखाना मालिक, ठीक है, कारखाना मालिक थे, वो उनका क्या कहना था कि हम 20% आपको बोनस देंगे, पर ये जो मजदूरों की मांग क्या थी? हमको 50% बोनस चाहिए। क्या चाहिए? बोनस चाहिए। और इनको क्या था कि हम 20% बोनस देंगे। अब यहां देखो कि एक गांधी जी का जब साबरमती आश्रम स्थापित हुआ तो अंबालाल साराभाई नामक व्यक्ति ने गांधी जी को अनुदान दिया उस आश्रम को स्थापित करने के लिए। गांधी जी के मित्र थे, तो साबरमती आश्रम जब गांधी जी ने स्थापित किया तो गांधी जी को चैरिटी दी, अनुदान दिया, ठीक है, पैसे दिए उसको जो है स्थापित करने के लिए। अंबालाल साराभाई की जो बहन थी, ठीक है दोस्तों मेरे, कि अंबालाल साराभाई की जो बहन थी उनका नाम था अनसुईया। ठीक है, तो अनसुईया मैं आपको लिखता हूं, इसको अनुसुईया, ठीक है, अनुसुईया, ठीक है। तो ये अनुसुईया नामक की, इसको अनसुईया जो है बहुत सारी किताबों में मिलता है, पर अनुसुईया इसके जो है सही नाम है। तो अनुसुईया नामक जो है बेसिकली ये इनकी जो क्या थी, ये इनकी हम कह सकते हैं अंबालाल साराभाई की बहन थी। ठीक है, अंबालाल साराभाई, ठीक है, साराभाई, और ये जो है फैक्ट्री के मालिक थे, टेक्सटाइल मिल के मालिक थे। ठीक है, तो अंबालाल साराभाई की क्या थी? ये बहन थी। ठीक है, ये बहन थी और इसने भी जो है मजदूरों का साथ दिया और मजदूरों के साथ आंदोलन में कूद पड़ी। ठीक है दोस्तों, तो गांधी जी जो है इस आंदोलन को जो है, अब गांधी जी नेतृत्व प्रदान करते हैं। गांधी जी यहाँ आते हैं और गांधी जी यहाँ पर इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। और जब इनको लगा कि इनको सैलरी नहीं मिल रही है, हमारे जो है मजदूर भाई जो है, गांधी जी ने देखा कि हमारे मजदूर भाई जो है भूखे हैं। ठीक है, तो हमारे मजदूर भाई भूखे हैं, तो गांधी जी ने भी भूख हड़ताल चालू कर दी। तो गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में, हम कह सकते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल या अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में प्रथम बार भूख हड़ताल की थी। ठीक है, तो गांधी ने प्रथम बार भूख हड़ताल की, गांधी ने प्रथम बार भूख हड़ताल की। ठीक है, भूख हड़ताल की। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस आंदोलन में, यहां से बनने वाले क्वेश्चन में आपको सब लिखा रहा हूं कि गांधी जी ने किस आंदोलन में पहली बार
भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। तो गांधी जी ने जो है पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में किया था। जी हां मेरे दोस्तों, अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल में गांधी जी ने जो है पहली बार भूख आंदोलन का प्रयोग किया, क्योंकि हमारे जो है मजदूर भाई जो है वो भूखे हैं। तो गांधी जी ने कहा मैं भी भूख हड़ताल पर जाता हूं, और इनके साथ सारे मजदूर ने जो है गांधी जी का समर्थन किया और गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। और ये हम कह सकते हैं कि भारत में गांधी जी द्वारा यानी कि प्रथम बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया। तो गांधी ने प्रथम बार भूख हड़ताल की या भूख हड़ताल का प्रयोग किया। ठीक है, प्रयोग किया। मैं आपके लिए सुविधा के लिए लिख देता हूं। और मांग क्या थी, मैं आपको पॉइंटों में और लिख देता हूं कि किसानों की मांग थी या मजदूरों की मांग, क्योंकि ये जो बेसिकली जो है यहाँ के किसान ही मजदूर के रूप में कार्य कर रहे थे, इसलिए इसको कृषक आंदोलन बोला गया है मोटे तौर पर। तो मजदूरों की मांग क्या थी, मजदूरों की मांग थी 50% बोनस। ठीक है, और जो कारखाना मालिक थे वो कितने परसेंट बोनस देने में राजी हो रहे थे, 20% बोनस देने में राजी हो रहे थे। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर ये पूरा फैसला जो है ट्रिब्यूनल के पास में जाता है, हम कह सकते हैं अधिकरण के पास में जाता है या कमेटी के पास में जाता है। जब कमेटी में ये फैसला जाता है तो कमेटी 35% बोनस देने का वादा करती है। तो ये कमेटी जो है बोलती है किसको, कारखाने मालिक को, जितने भी जो कारखाने थे उनके मालिकों को बोलती है कि आप 35% बोनस दोगे। तो कमेटी का सुझाव क्या आता है, कमेटी का सुझाव आता है, कमेटी का सुझाव ये होता है मजदूरों को 35% बोनस दिया जाएगा, 35% बोनस दिया जाएगा। और ये जो है हम कह सकते हैं 35% बोनस दिया जाएगा। तो ये जो बोनस दिया जाएगा वो कितना परसेंट दिया जाएगा, 35%। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो 35% बोनस दिया गया इनको। तो इनको कितना परसेंट बोनस दिया गया, मजदूरों को 35% बोनस दिया गया। इस आंदोलन से गांधी जी फिर जो है जनमानस के करीब एक स्टेप और करीब आ गए, एक कदम और जो है जनमानस के दिलों के करीब आ गए। यहां से गांधी जी और लोकप्रिय हो गए। अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल में गांधी जी क्या हो गए, और जो हम कह सकते हैं लोगों के जो है करीब आ गए, दिल के करीब आ गए। और गांधी जी यहाँ पर जो है ये पूरी लड़ाई जीत जाते हैं। तो हमारे लिए यहाँ पर एक ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो चीज़ हमको समझनी है। जो सवाल हमारा ये आता है कि गांधी जी ने प्रथम बार भूख हड़ताल का प्रयोग किस आंदोलन में किया, तो गांधी जी ने प्रथम बार भूख हड़ताल का प्रयोग, जी हाँ मेरे दोस्तों, किस में किया, तो हम कहेंगे कि गांधी जी ने भूख हड़ताल का प्रयोग जो है बेसिकली अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल में किया। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं ताकि हमारी चीजें और जो है समझ में आ जाए, जो भी हमने पढ़ा है वो हमको समझ में आ जाए। देखो हमने बात की अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन की। मैंने आपको बताया अहमदाबाद व्यापारिक क्षेत्र था, क्यों था, तो मैंने आपको बताया यहाँ बहुत सारे कपास के कारखाने लगे हुए थे। कपास के कारखाने लगे हुए तो अन्य गतिविधियां भी यहाँ पर जो है फल फूल रही थी। यदि एक जगह फैक्ट्री लगेगी तो और सारा मार्केट भी लगता है। आपने देखा है कि कहीं कोई जो है फैक्ट्री लगी है तो वहाँ चाय की दुकानें भी लगेगी, वहाँ जो है हम कह सकते हैं खाने पीने की और भी दुकानें लगेगी, ठीक है, वहाँ मेडिकल शॉप भी होगी। इस तरह से जो है अन्य गतिविधियां भी, एक व्यापार के साथ बहुत सारी गतिविधियां भी फल फूलती है। तो अहमदाबाद एक मुख्य व्यापारिक क्षेत्र बन जाता है कपास की कारखानों के कारण, ठीक है। 1917 में प्लेग फैलता है, और प्लेग जो है मैंने आपको कहा कि ये एक बहुत ही बड़ी बीमारी थी। अब तो इसका हमारे पास में इलाज है। आज जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना का इतना डर है कि नाम भी इंसान लेना पसंद नहीं करता है। और आसपास में कहीं आपको दिख जाए कि कोरोना ग्रसित व्यक्ति, तो आप जो है मैं कह रहा हूं उस गली में जाना भी पसंद नहीं करते होंगे, क्योंकि ये डर है, ठीक है।
तो यहाँ पर प्लेग फैलता है, और एक प्लेग फैलता है तो मजदूर अपने घरों के लिए रवाना होते हैं। तो यहाँ जो है कारखाने मालिक क्या सोचते हैं कि अब इनको रोका जाए, नहीं तो क्या है कारखाने बंद करने पड़ेंगे, बिना मजदूर कौन काम करेगा कारखानों में, ठीक है। तो यहाँ पर मजदूरों को रोका गया, उनको वेतन देने की बात की गई और बोनस देने की बात की गई। 1 साल तक सब काम ठीक चलता रहा। 1918 में इनके जो है सैलरी भी रोक ली गई और बोनस की बात ही नहीं हो रही। फिर जब सैलरी की एक टेक्सटाइल मिल में ये जो है बात हुई, तो टेक्सटाइल मिल में जब ये मामला उठा तो ये सब जगह धीरे धीरे सारी एक टेक्सटाइल मिल में हुआ ये मामला, तो धीरे धीरे सब जगह मांग उठने लगी। मजदूरों ने कहा कि हमें तो 50% बोनस चाहिए, ठीक है। और जो ये कारखाना मालिक थे, ये कारखाना मालिक जो है वो कह रहे थे 20% बोनस देंगे, हम आपको 50% नहीं देंगे। तो इस टेक्सटाइल जो मिल की जो मालिक थे वो अंबालाल साराभाई थे। अंबालाल साराभाई की जो हम कह सकते हैं बहन थी अनुसुईया बहन। ये अनुसुईया जो थी, ये अनुसुईया जी भी क्या हो गई, कारखाना मालिक के खिलाफ चली गई और मजदूरों के साथ, जी हाँ मेरे दोस्तों, मजदूरों के साथ जो है ये आंदोलन में कूद पड़ी। और फिर अंतोत्वगत्वा गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया। और गांधी जी ने, मैंने कहा, गांधी जी ने कहा जब हमारे मजदूर भाई, जब हमारे खुद के मजदूर भाई भूखे हैं तो फिर जो है हम किसी भी तरह का, हम कह सकते हैं कि हमारे जब मजदूर भाई हैं तो मैं भी भूखा रहूँगा। तो गांधी जी ने भूख हड़ताल शुरू की और भूख हड़ताल का नतीजा ये निकला कि मामला कहाँ गया, कमेटी के पास में गया। और कमेटी ने क्या सुझाव दिया, कमेटी ने मजदूरों को 35% बोनस देने का सुझाव दिया। ये हमने बात की, हमने 2 आंदोलन पढ़े और 2 आंदोलन को हमने पूरा उसके बैकग्राउंड और उसकी जो है निष्कर्ष क्या निकला, उसका परिणाम क्या निकला, कैसे गांधी जी जनमानस के प्रिय होते गए धीरे धीरे भारत में, कैसे भारत में आगमन होता है और धीरे धीरे गांधी की जो है राजनीतिक यात्रा कैसे चलती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और कैसे धीरे धीरे लोग जो है गांधी जी के जो है गांधी जी के निकट आते गए और कैसे जो है लोगों पर जो है गांधी अपनी छाप छोड़ते गए। आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम बात करेंगे आगे के जो गांधी के महत्वपूर्ण आंदोलन उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा।